मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 पढ़ना है, इसको हल करना है। इससे पहले सामान्य ज्ञान की बात, मैंने इससे पहले वाली कक्षा में आपसे कहा था कि द साउदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणतम भारत का मुख्य भूमि का हिस्सा कन्याकुमारी है। और वैसे ही भारत का, भारतीय गणराज्य का, भारत देश का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट। यह इंदिरा पॉइंट हमारे देश का सबसे दक्षिणतम भाग है। यदि हमसे पूछा जाएगा कि मुख्य भूमि से सटा हुआ सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी है। लेकिन यदि ये पूछा जाएगा हम लोगों से कि भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। और यह ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है। ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है। यहाँ से सुमात्रा देश महज 160-65 किलोमीटर की दूरी पर है। इंडोनेशिया के आसपास ये है इंदिरा पॉइंट। अब हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करें। एक्सरसाइज नंबर 2.3। एक्सरसाइज 2.3 है। एक्सरसाइज 2.3 है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, यह क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। ये चार जो है दिए हुए हैं, ABCD। मैं चारों को लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में A है आपका 1-0 बराबर क्या होगा? B है इनका 0 × 0, 0 × 0। फिर C है 0/2 और D है 10-10/2। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, मतलब जिसका मूल्य शून्य नहीं आएगा, वह क्या है, कौन है? तो देखिए 1-0, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो उसका परिणाम, उसका वैल्यू, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। 0 × 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0/2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर 10-10/2 मतलब ये क्या हो जाएगा? 10 में से 10 हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा? 0 बचेगा। और 0/2 करेंगे मतलब जस्ट लाइक ये होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 0 होगा। मतलब ए ऐसा है जिससे कि शून्य निरूपित नहीं हो रहा है। ठीक, इसको आप लोग अपना देख लीजिए, नोट करना हो कर लीजिए।
फिर देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की जांच कीजिए, पुष्टि कीजिए। पहली बात तो ये पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? शून्य से। शून्य, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब ये कह रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो सिद्ध कीजिए कि दोनों में से कोई एक अथवा दोनों संख्या में से दोनों क्या है? शून्य होने चाहिए। तो कोई भी, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या की बात मैं कर रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है हमारी? 1 से। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। जिस संख्या से हम लोग किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं वह क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग शून्य जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। तो प्राकृतिक संख्या अथवा वह संख्या जो शून्य से बड़ी है, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या जो शून्य से बड़ी है, यहाँ पर संख्या n मैं कर दे रहा हूँ, तो इसका यदि आपस में आप गुणा करेंगे तो कभी शून्य नहीं होगा। शून्य तब होगा जब और केवल दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या शून्य हो अथवा दोनों संख्याएं शून्य हों। अब जैसे मान लीजिए एक संख्या आपकी 0 है, दूसरा a है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 × a, अथवा इसको आप लिखेंगे a × 0 बराबर 0। ठीक? किसी भी संख्या में जब हम शून्य का गुणा करते हैं तो क्या होता है? शून्य होता है। तो एक तो ये आ गया, कोई भी संख्या हो सकती है, अथवा शून्य का जब हम लोग शून्य में गुणा करते हैं तो क्या आता है? शून्य आएगा। ये आपका हल रहा। फिर क्या है? तीसरा सवाल, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए? उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो उदाहरण देकर बताइए कि उनमें से एक संख्या निश्चित रूप से 1 है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि एक संख्या 1 है और हमारा जवाब क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 के अतिरिक्त यहाँ कोई और संख्या नहीं है जिसमें हम लोग 1 का गुणा करें और 1 प्राप्त हो। 1 के अतिरिक्त दूसरा कोई पूर्ण संख्या नहीं है जिसका हम लोग गुणा करें और उत्तर 1 आए, क्योंकि यह एक कह रहे हैं कि उनमें से एक संख्या 1 होनी चाहिए। तो हमारा क्या हुआ? 1। अब इसको लगाने के लिए आप ये करेंगे, मान लीजिए वह संख्या a है, यहाँ लिख लीजिए आप कि माना वह संख्या 1 है। इसको ऐसे कर लीजिए, माना वह संख्या a है। अब प्रश्नानुसार क्या है? 1 × a बराबर 1। तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 बराबर 1। मतलब वह संख्या केवल 1 और 1 ही होगी।
जिसका गुणनफल 1 होगा और कोई संख्या नहीं है। यदि पूर्ण संख्या में 0 कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यह कर रहे हैं वितरण विधि से ज्ञात कीजिए 728 गुणते 101। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या है? 728 गुणते 101। यह वितरण विधि से हमको ज्ञात करना है। किस विधि से? वितरण विधि से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 728 गुणते कोष्टक में इसको क्या कर देंगे? 100 धन 1। 100 को ही यहाँ पर हम लोग तोड़ देंगे। 100 धन 101 कर देंगे, 101 को तोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा? 728 गुणते 100 धन 728 गुणते 1। क्यों? इस 728 का इसके अंदर सभी संख्याओं में गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 728 डबल शून्य, दोनों शून्य इसके आ जाएगा, धन 728। इसको आप लोग जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 7 5 7 8 15। इसको आप लोग जो जोड़ेंगे तो 73,528 आएगा। इसको जब आप लोग जोड़ेंगे तो 73,528 आएगा। ये वितरण विधि से इसका हम लोग जवाब निकाले हैं। फिर चलिए इसका बी देखें क्या है। वितरण विधि से इसका निकालना है। फिर बी क्या है? 5737। यह बी है 5437 गुणते 1001। इसको हम लोग क्या करेंगे? 1001 को 2 पार्ट में कर देंगे। ये हो जाएगा 5437 गुणते यह 1000 धन 1। 1000 धन 1 बराबर ये क्या हो जाएगा? 5437 गुणते 1000 धन क्या हो जाएगा? यह 5437 का इसमें पूरे में गुणा होगा तो 5437 गुणते 1। अब इसको क्या करेंगे आप? 5437 और ये 3 जीरो इसके आगे लग जाएगा, धन 5437 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5437। अब इसको जोड़ दीजिए बेटा तो ये क्या हो जाएगा? यह देखिए ये 7000 है, ये 5000 है, इसमें जुट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिए। ये देखिए 3 जीरो है तो 437 ऐसे हो जाएगा। फिर 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 4 और ये 5। अब यहाँ से दे दीजिए आप। 54,42,437 हो गया। ये देखिए वितरण से आसान हो गया। 1001 को हम लोगों ने तोड़ दिया 1000 धन 1 में। फिर अगला चलिए, अगला है 824 गुणते 25। 824 गुणते 25। देखिए 824 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, 800 धन 24 और उसको भी तोड़ सकते हैं सुविधा के लिए। लेकिन शॉर्ट में इसको क्या कीजिएगा आप लोग? 20 धन 5 करके इसको हल कर लीजिएगा। फिर है 4275 गुणते 125।
ये डी है 4275 गुणते 125। तो अब इसको वितरण विधि से हल करने के लिए एक काम और हो सकता है, इसको भी किया जा सकता है। 25 को 20 धन 5 में कर देंगे। इसको क्या किया जाएगा, 4275 गुणते कोष्ठ में 125 को लिखिए 100 धन 20 धन 5, 125 हो गया। अब इसको आप लोग गुणा भाग करते रहिएगा, मैंने हिंट दे दिया। 504 गुणते 35 504 गुणते 35। पाँच सौ चार गुणते 35, इसको क्या करेंगे हम लोग, 504 गुणते 30 धन 5। देखिए इसको और हल्का करने के लिए ऊपर वाले को भी हल्का किया जा सकता है। इसको जैसे क्या है, 504 को लिखिए 500 धन 4, दूसरे कोष्ठक में 30 धन 5, थोड़ा ये आसान हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 500 धन 4 में 30 का गुणा कर देंगे, फिर 500 धन 4 में इस 5 का गुणा कर देंगे। एक बार 30 से गुणा करेंगे, एक बार 5 से गुणा करेंगे। गुणा भाग करके आप लोग इसका उत्तर निकाल लीजिएगा, ये बहुत कठिन नहीं है। वितरण का मतलब जैसे 135 हो गया तो उसको तोड़िए 100 धन 30 धन 5, 145 दे दिया, चाहे 175 दे दिया तो उसको तोड़ दीजिए 100 धन 70 धन 5, 3 बार उसको गुणा कर दीजिए, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। यह कह रहे हैं 1 गुणते 8, ये कह रहे हैं 1 गुणते 8 धन 1 बराबर कितना आया, 9 आया। फिर यहाँ पर 1 के आगे 2 बढ़ा दे रहे हैं, गुणते 8 धन 2, यहाँ जो बढ़ा है यहाँ ये जोड़े, इसका मान आ गया 98, मतलब यह 9 8 हो गया। फिर यहाँ पर यह कह रहे हैं 1 2 3 गुणते 8 धन 3, यह क्रमशः एक एक संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसका जवाब इनका आया है 9 8 7। फिर इस 3 संख्या की जगह पर ये कह रहे हैं कि इसको 4 कर दीजिए, 1 2 3 4 गुणते 8 धन 4। ये देखिए क्रमशः संख्या एक एक हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो यह आ जाएगा, ये कह रहे हैं 9 8 7 6, घटते क्रम में आ रहा है। फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको 5 कीजिए, 1 2 3 4 5 गुणते 8 धन 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, 9 8 7 6 5 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको कह रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 गुणते 8 धन 6 कीजिए। तो अब ये कह रहे हैं
देखिए यहाँ तक तो इन्होंने दे दिया है। अब कह रहे हैं कि अगले 2 चरणों को बताइए क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया, गुणते 8 धन 6। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, क्रमशः जो है संख्या ये जो अंत वाली है यहाँ पर आकर के जुट जा रही है आगे, ठीक ना। तो अब अंत वाली नहीं जुट रही है, यह कम होती चली जा रही है, ऐसे 9 8 7 6 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 8 7 6 5। ये तो ऐसा सच रहेगा ऊपर वाला, यहाँ पर 4 जुट जाएगा, ठीक। फिर ऐसे ही 7 को ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 गुणते 8 धन 8। ये बराबर क्या हो जाएगा, 9 8 7 6 5 4 और इसके आगे 2 3 लग जाए। हाँ, यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का 2 लग जाएगा। ओके, ये आपका अगले 7वें चरण तक का ये आपका ये रहा। वैसे इस प्रकार के प्रश्न आपसे कभी पूछे नहीं जाएंगे, मतलब ऐसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है, इसको आप लोग अपना एक कर लीजिएगा। अब देखिए, यह प्रश्नावली तो हल हो गई। दूसरी बात, यह चैप्टर ख़त्म होने को है। इसमें इन्होंने कुछ सारांश दिया है। इस चैप्टर में इन्होंने क्या पढ़ाया है, मैं थोड़ा तेज़ी से इसको रिवाइज कर रहा हूँ। संख्याएं 1 2 3 जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं प्राकृत संख्याएं होती हैं। ये पहले ही बताया गया है प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। यदि आप किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ते हैं तो किसी भी प्राकृत संख्या में आप 1 जोड़ते हैं तो उसकी परवर्ती संख्या मालूम होती है, और उसमें से 1 जब घटाते हैं किसी प्राकृत संख्या से तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या। एकदम क्लियर है। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या 5 है, 5 में आप 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसकी परवर्ती संख्या कौन सी हो गई, 6 हो गई। और जब उसमें से ही -1 करेंगे, 1 घटाएंगे तो उसकी पूर्ववर्ती 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गया, 4 हो गया। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परवर्ती संख्या रखती है। एकदम सही है। 1 2 3 4 5 सब में 1 जोड़ते चले जाइए, उसकी परवर्ती संख्या मालूम होती चली जाएगी। 1 को छोड़कर 1 का पूर्ववर्ती कोई नहीं है। 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती संख्या होता है, 1 का पूर्ववर्ती कुछ नहीं है। यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम संख्या 0 जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्याएं हमको मिल जाती हैं। ये आपको बताया जा चुका है। प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक परवर्ती होता है। 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। 0 का पूर्ववर्ती कुछ नहीं है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये भी है। जितनी संख्याएं हैं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। मतलब प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती है। मतलब जितनी प्राकृत संख्याएं हैं सब क्या हैं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए यह आपका एक आयत है, यह पूर्ण संख्याओं का आयत है। पूर्ण संख्याएं हैं, यह पूर्ण संख्याओं का आयत है। पूर्ण संख्याएं क्या हैं, 0 1 2 3 4 5 6 जो भी है। अब यह क्या है, 1 से लेकर के ये सारी संख्याएं क्या हैं, हमारी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। इसमें जब हम लोग 0 जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कब हो रहा है, इस प्राकृत संख्या में
जब हम लोग शून्य जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या होती है। मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। फिर आगे चलिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याओं में क्या है? शून्य है। शून्य पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम एक रेखा लेते हैं, इस पर एक बिंदु अंकित करते हैं जिसे 0 से नामांकित करते हैं। फिर हम 0 के दाईं ओर समान अंतराल दूरी पर बिंदु अंकित करते जाते हैं। इन्हें क्रमशः 1, 2, 3 से नामांकित करते हैं। इस प्रकार हमें एक संख्या रेखा प्राप्त होती है जिस पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाया जाता है। हम इस संख्या रेखा पर आसानी से संख्याओं का जोड़, व्यवकलन, गुणा और भाग कर सकते हैं। यह पीछे आपको बताया जा चुका है। संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर क्या होता है? योग प्राप्त होता है ना। जैसे ये संख्या रेखा थी, ये सब था आपका। मान लीजिए 2 और 3 है, तो पहले आप 2 लिए और फिर इसके दाहिनी तरफ 3 गए, तो क्या हो गया? 5 हो गया। मतलब उसके जब दाहिने जाएंगे संख्या रेखा पर तो योग प्राप्त होगा, जब बाएं जाएंगे तो क्या होगा? व्यवकलन प्राप्त होगा, ऋण प्राप्त होगा। दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। इसी प्रकार 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक योग, पहले योग, 2 पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। मान लीजिए एक पूर्ण संख्या है आपका 40 और दूसरी एक पूर्ण संख्या है 0। क्योंकि 0 भी पूर्ण संख्या में है तो इसका योगफल क्या मिलेगा हमको? 40। मतलब 2 पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। फिर ऐसे ही कह रहे हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्ण संख्या मिलेगी, भले ही मैं 0 से गुणा करूं। 40 गुणित 0 बराबर 0 और 0 एक पूर्ण संख्या है। फिर 0 से भाग परिभाषित नहीं है, 0 से भाग परिभाषित नहीं है, उसका अनंत आता है, वह बात की चीज़ है। 0 को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव एवं 1 को तत्समक गुणक कहते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए। मतलब जब आप किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो 0 जोड़ते हैं, तत्समक मतलब तत्समक मीन्स जो तत् है, मतलब वह जो है वही रहेगा। जैसे 45 में आप 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 45 होगा, यही उत्तर आएगा। इस संख्या के लिए यह क्या है? तत्समक योग है। वैसे ही जैसे 45 गुणते जब आप 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 45। यह तत्समक योग है 0 और यह तत्समक गुणन है। आप 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। आप 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, क्रम विनिमय और साहचर्य नियम के अनुसार। पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 का ऐसे गुणा कीजिए, चाहे 6 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 1 ऐसे कीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा हमारे परिणाम पर। पूर्ण संख्याओं के लिए योग पर गुणन का वितरण वही, जैसे मान लीजिए 135 है तो 100 धन 30 धन 5 करके गुणा कीजिए, चाहे 135 का डायरेक्ट गुणा कीजिए, उसके उत्तर पर कोई अंतर नहीं आने वाला है। पूर्ण संख्याओं के क्रम विनिमय, साहचर्य और वितरण गुण परिकलन को आसान बनाने में उपयोगी हैं, जिसका कि हम लोग वो आगे उपयोग किए हैं और हम अनजाने में हमेशा इसका प्रयोग करते रहते हैं। और 16वां पॉइंट दे रहे हैं, संख्याओं के प्रतिरूप न केवल रोचक होते हैं, जैसे हम लोग आगे इसे ठीक पहले जो हम लोग वह डॉट डॉट करके अपना ये किए हैं, बल्कि मौखिक कलन में मुख्यतः
उपयोगी होते हैं। जैसे 99 से गुणा करना था तो उसको 100 ऋण 1 करके हम लोग ये कर लिए, चाहे 101 का गुणा करना था तो 100 धन 1 करके गुणा कर लिए, और संख्याओं के गुणों को भली भांति समझाने में सहायता देते हैं। इस प्रकार यह आपका चैप्टर नंबर 2 संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ख़त्म हुआ। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।